नमस्कार दोस्तों। हम आज करेंगे एमसीक्यू फ्रांस की क्रांति से, जो कि मैंने कल आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया था, जो लेक्चर लिया था मैंने। तो उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि आपको करने हैं, तो आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने अपने लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, जो कि आज आप खुद क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा है। तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही समझ में आएंगी। फिर भी हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके पूरे आपको भी लगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और उसके आंसर कैसे हम दे सकते हैं। तो हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब फ्रांस के जो पहले का माहौल था, लुई 14वां से मैंने शुरू किया था। लुई 14वां, लुई 15वां यानी लुई 16वां। तो फ्रांस की क्रांति तो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी, लेकिन पहले से ही गरीब मजदूरों और किसानों की दशा काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो क्रांति तो सक्सेसफुली हुई 1789 में, यानी बी ऑप्शन सही है इसमें। लेकिन इसके माहौल जो फेवरेबल कंडीशन थी वो पहले से ही बनने लगी थी। तो फ्रांस की क्रांति आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि 1789 में फ्रांस की क्रांति जो है संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1789, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे क्या था। तो लिब्रे जो है एक फ्रांस की मुद्रा थी, फ्रांस की एक मुद्रा थी लिब्रे। तो इसका ए ऑप्शन सही है। और इस मुद्रा को आगे चल के समाप्त कर दिया गया, यानी 1794 में इस मुद्रा को समाप्त कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लिब्रे क्या था। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको बताना पड़ेगा फ्रांस की मुद्रा। ठीक, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार बताया है लेक्चर लेते समय भी, और अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि फ्रांस की क्रांति के समय यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है लुई 16वां का शासनकाल था। ठीक, तो लुई 16वां इसका आंसर होगा, इसको टिक करेंगे आप। चौथा क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्टेट से क्या अभिप्राय है। मैंने आपको 3 स्टेट के बारे में जिक्र किया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट स्टेट में पादरी ऑब्लिक पोप वर्ग आते हैं, या तो पादरी बोल सकते हैं आप उनको, या पोप बोल सकते हैं, जो कि धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े थे। यानी पादरी उन्हें बोला जाता है जो चर्च के मुखिया हुआ करते थे, उन्हें पादरी बोला जाता है। सेकंड वर्ग में, यानी सेकंड स्टेट में जो है हमारे जो उस समय की फ्यूडलिज्म व्यवस्था थी, जो फ्यूडल हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, वो सेकंड स्टेट में आते थे। तो फ्यूडल का मतलब हो गया कि सामंत, यानी सेकंड वर्ग में सामंत आते थे। और थर्ड वर्ग में आपका कौन आता था? थर्ड वर्ग में आपको किसान या मजदूर आते थे। तो स्टेट क्या है? तो स्टेट अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था, ये तो गलत है। धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था, ये भी नहीं है। सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर था, ये भी नहीं है। आप जानते हैं कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था का विभाजन था तीन भागों में था, यानी फ्रांस की जो सामाजिक वर्ग का विभाजन था वो 3 भागों में था। और कौन कौन था? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो स्टेट क्या था? स्टेट एक सामाजिक वर्ग का विभाजन था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आंसर चौथा सही है, यानी फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन था स्टेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय स्टेट में, यानी सेकंड स्टेट में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि सेकंड स्टेट में जो है कौन आता था, यानी सामंत आते थे। सामंत को ही कुलीन वर्ग भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुलीन वर्ग। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल था। तो तृतीय स्टेट में तो आपको पता ही है कि किसान शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में जब एग्ज़ाम हॉल में आप रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में चारों विकल्प आपको देखने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला विकल्प आपने देखा और पहला ही सही है तो तुरंत आपने टिक करके आगे बढ़ गए। आपको चारों जो आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, आपको चारों आंसर है, पहले आपको उसको पढ़ना है और उसके बाद ही सही आंसर टिक करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 3 आंसर दिए हैं और तीनों सही हैं और चौथा आंसर हो जाता है उपरोक्त में सभी, यानी ऑल ऑफ एबव। तो आप पहला ही आंसर देख के टिक करके आगे बढ़ गए तो आप चौथा आंसर जब देखेंगे ही नहीं तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले चारों विकल्प देखने हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन टिक करना है। तो पेपर में आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो इससे आपको क्वेश्चन गलत मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था। तो पादरी या पोप जो है आपको पता ही है कि प्रथम स्टेट में शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रथम स्टेट। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी। तो फ्रांसीसी समाज में आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो जनसंख्या थी वो किसानों की ही थी।
मैक्सिमम यानी 85 से 90% जो है हमारे किसान ही थे। मैं बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की जनसंख्या आपको 2 करोड़ 80 लाख के आसपास थी, उसमें से लगभग 90% जो है 85 से 90% किसान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट थी, यानी कर कौन नहीं देता था इन 4 ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन है पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील और छोटे किसान। तो मैंने बताया था आपको ध्यान होगा कि कौन कर नहीं देता था। तो कर जो है पादरी नहीं देते थे, यानी पोप या पादरी कर नहीं देते थे, क्योंकि ये बड़ा वर्ग था, यही तो कर लगाते थे किसानों पे, गरीब किसानों पे कर लगाते थे और उनसे पैसे वसूल के अपनी व्यवस्था को, मतलब कि एक धार्मिक जो ढोंग था उसको आगे बढ़ाते थे। तो इसका 9वां क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बात कर लेते हैं 10वां की, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था, यानी कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष था, यानी डायरेक्ट कर कौन सा था। तो इसमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइल। ठीक, टाइल जो है प्रत्यक्ष कर के रूप में दिया जाता था। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो धार्मिक कर के बारे में हम बताएंगे, धार्मिक कर कौन था। तो चूँकि 2 टाइप के कर थे और मैंने बताया था आपको, तो उसमें से एक टाइल था, टाइल जो कि प्रत्यक्ष कर था, और धार्मिक कर, धर्म के नाम पे जो कर लिया जाता था वो था आपका टाइड, यानी आंसर ए हो जाएगा इसका। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वां क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो 12वां क्वेश्चन है आपका, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको जिक्र भी किया था कि 2 करोड़ 80 लाख थे, यानी 2.8 करोड़। ठीक, मैंने लेक्चर में भी बताया था। तो ये भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मैंने जो भी बातें पढ़ाई थी उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुने होंगे तो आपको सभी क्वेश्चन के अर्थ, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो रहे होंगे। 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे। तो इसके बारे में आप, ये क्वेश्चन शायद लेक्चर में आपको छूट गया था, तो इसका आंसर आप ध्यान रख लें। जॉन लॉक इसके रचनाकार थे। कार्ल मार्क्स की रचना मैंने बताई थी, दास कैपिटल, वो भी बार बार ऐसे ही क्वेश्चन में पूछी जाती है, जैसे ये पूछा गया है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको आप याद कर लेंगे, जॉन लॉक। लॉक का पूरा नाम जॉन लॉक है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक, ये भी एक पुस्तक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसके रचनाकार मॉन्टेस्क्यू, उस समय का एक विचारक था, महान विचारक था मॉन्टेस्क्यू। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू की बुक थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया। ठीक, तो मैंने नेशनल असेंबली की बात की थी। तो नेशनल असेंबली 1789 में ही जब उसका लुईस ओलामा के द्वारा बुलाया गया था, तो जो 600 सदस्य थे, 600 सदस्य ने अलग से नेशनल असेंबली के गठन की मांग कर दी थी और उसको बनाया था। तो इसका आंसर जो है 1789 ही होगा। तो इसका आंसर 1789 हो जाएगा। तो ये नेशनल असेंबली किसके द्वारा बनाई गई थी। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के जो असेंबली में लोग थे, उन्हीं के द्वारा नेशनल असेंबली बनाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना। तो फ्रांस में कई संविधान बने, लेकिन सर्वप्रथम संविधान कब बना। तो फ्रांस का सर्वप्रथम संविधान मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला संविधान जो है 1791 में बन के तैयार हुआ, जिसमें मैंने बताया था कि 17 आर्टिकल थे और उसमें लिबर्टी की बात की गई थी, फ्रीडम की बात की गई थी। तो आपको इसका आंसर पता हो गया, इस ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस गणराज्य कब बना, यानी कब लोकतांत्रिक कब घोषित हुआ, लोकतंत्र उसमें कब घोषणा हुई लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र की घोषणा फ्रांस में 1792 में हुई थी, मैंने लेक्चर में आपको बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कब सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट जो है नेपोलियन कब बना। ठीक, तो नेपोलियन जो है आपका 1804, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1804 ईस्वी में जो है फ्रांस का सम्राट बना। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटरलू की लड़ाई कब हुई। तो वाटरलू की लड़ाई जो है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है, 1815 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखेंगे, यानी वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई।
अगला क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये महत्वपूर्ण बुक है और बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रूसो के द्वारा लिखी हुई बुक है और इसका लगभग हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है। इस पुस्तक को तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। हो सके कि आपके भी पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिले कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो ने लिखा था। रूसो फ्रांस का एक विचारक था। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा स्टेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट का उस समय छपवाया गया था। तीसरे स्टेट को जो तीसरा स्टेट था उसके प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि उससे और भी लोग जुड़े। तो उस किसके द्वारा ये कार्य किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आबे सीए के नाम सीए के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन क्या था? यानी किसे सक्रिय नागरिक कहा जाता था? ठीक। तो जब उस समय जब फ्रांस डेमोक्रेट घोषित हुआ, यानी लोकतांत्रिक जब घोषित हुआ, तो उसमें सभी लोगों, मैंने बताया था कि महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक। और जो धनी वर्ग के कुछ ऐसे लोग थे जिन्हों वोट देने का अधिकार था, उन्हें सक्रिय नागरिक यानी एक्टिव सिटीजन घोषित किया गया। यानी जो जिनकी आय कुछ ज़्यादा थी, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन 25 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग, 25 वर्ष के ऐसे लोग जिन्हें मत देने का अधिकार था, उन्हें जो है सक्रिय नागरिक घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जैकोबिन क्लब क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि दो संस्था बनी थी। तो एक जैकोबिन क्लब बना और एक और संस्था बनी थी। ठीक। तो जैकोबिन क्लब में कौन से लोग शामिल थे? तो जैकोबिन क्लब में वही लोग शामिल थे जो गरीब थे, यानी छोटे दुकानदार, छोटे कारीगर और किसान वर्ग शामिल था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है लुइस ओलामा के पतन के बाद छोटे दुकानदार और कारीगरों का नेता कौन हुआ? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इसका नेता बना, जो आगे चल के आतंकी हो गया और इसे भी गुलोटिन के द्वारा मार दिया गया। यानी इसकी भी सर कलम कर दिया गया इसका भी, क्योंकि ये आगे चल के ये भी तानाशाह बन गया था, तो इसको मार दिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है आतंक का राज किसने स्थापित किया था? ठीक। तो आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ये आपको बताया कि जो रोबेस्पियर था वो निचले वर्ग का तो नेता था, लेकिन आगे चल के वो भी एक आतंकी बन गया था, यानी वो तानाशाह बन गया था। तो उसे लोगों के द्वारा मार दिया गया। फ्रांस की जो जनता थी, गरीब जनता थी, उसके द्वारा मार दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन एक प्रक्रिया थी जिसमें लोगों को मारा जाता था। और उस प्रक्रिया में क्या था कि एक मशीन थी, उसमें एक प्लेट थी जिसके नीचे सर रख के उसको काट दिया जाता था, यानी सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन। तो फ्रांस की क्रांति में ये गिलोटिन वर्ड काफ़ी मशहूर हुआ था। तो पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? ठीक। तो आपको मैंने बताया था कि जब फ्रांस का सेकंड संविधान, यानी जब सेकंड संविधान बना उस समय, तो उस समय इसको 1794 में इसको फांसी पे चढ़ा दिया, यानी गुलोटिन मशीन पे चढ़ा दिया गया और मार दिया गया लोगों के द्वारा। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? तो आप जानते हैं कि जब फ्रांस में जब प्रथम बार वोटिंग राइट 1792 में दिया गया, तो सबको अधिकार नहीं दिया गया था। तो फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार काफ़ी लास्ट, यानी 1946 में प्राप्त हुआ। तो देख सकते हैं आप कितनी बाद में जो है महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? चूँकि शुरुआत में फ्रांस कई देशों को कॉलोनी बना के रखा था, तो उसमें दास, मतलब अफ्रीकी कंट्रियों से वो दास बुलाया करते थे। तो उनको जो है जितने भी दास थे उनको मुक्त कर दिया गया 1794 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1793 में कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं? यानी जब बताया गया था, जब प्रथम बार वोटिंग राइट नहीं दिया गया था महिलाओं को, तो उनको ये कह के अपमानित किया गया था। तो ये कौन ये बात कहा था? तो वो ऑप्शन नंबर बी सही है, सोमेत। इसके बारे में मैंने अपने लेक्चर में नहीं जिक्र किया था, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। वैसे ये उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है,
जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको लेक्चर में बताए थे, और मैंने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मदद से आपको इन सभी के बारे में बता दिया गया। तो आपको ये क्विज अच्छा लगा होगा और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से ही कर ले रहे होंगे लेक्चर सुनने के बाद। तो ऐसे ही हम अगला जो रूसी क्रांति पढ़ाएंगे, तो रूसी क्रांति के बाद ही ऐसा ही एक ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाएगा जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये आपका पूरा फ्रांस की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे अब वो इसमें शामिल कर दिए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। यहाँ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ।